हॉली। सबसे पहले जो हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो प्लीज़ अपने थम्स अप कर दें या कमेंट कर दें कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको और स्क्रीन भी बिल्कुल प्रॉपर शो हो रही है। फिर हम जो है वो स्टार्ट कर लेंगे मीटिंग। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रोली दिस इज़ द लास्ट एडवांस सेशन ऑफ दिस ईयर। सो हमें लगता है कि शायद अब हमारा एक सेशन अप्रैल के अंदर कंप्लीट हो चुका है और पॉसिबल चांसेस हैं कि ये हमारा जो है एकदम लास्ट सेशन हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हसन एंड मैमा, आप अगर मीटिंग में मौजूद हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बीच में बता दिएगा। अगर मेरी स्क्रीन लैग कर रही हो या अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना हो तो मुझे या डायरेक्ट कॉल कर दें या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर बता दें मुझे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द एडवांस मास्टरी वर्कशॉप। इसमें हम कोशिश करेंगे हम सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस को कवर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन है। ओवरऑल ये जो वर्कशॉप है ये ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज तक एक्सटेंड करेगा यहाँ से आगे। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दें तो यहाँ से आगे 10 to 13 डेज तक आगे जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन है वो हम सीख लें और ये समझ लें कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस क्या होती है। इसके अलावा जितनी भी डिस्क्रिप्शन है हमारे कोर्सेज के इस कोर्स के हवाले से वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। ओके, सो सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं ये डिस्कस कर लूँगा। इससे हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को सीखना है कि इसका मतलब आया कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ एविडेंस इन मेडिसिन ये हम समझ लेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़ क्या होती हैं, इसके अलावा डिफरेंसेस क्या होते हैं मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू और नैरेटिव रिव्यूज़ के अंदर। हम एक रिसर्च क्वेश्चन किस तरह जनरेट कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल गाइड मैं आपको दूंगा और किस तरह से हमने अप्रैल के सेशन के अंदर स्टूडेंट्स को ये सिखाया है, आपको भी इस तरह सिखाया जाएगा। इसके अलावा सर्च इंजन क्या होते हैं और बेसिक्स ऑफ सर्चिंग एंड मैश के हवाले से हम कुछ ना कुछ बातें कर लेंगे आज। सो व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो इसके हवाले से यहाँ पे बस कुछ डेफिनेशन मौजूद है। पहले आप ये समझ लें कि जब आप इस कोर्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं या जब आपके जहन में एक बात आती है कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस से क्या मुराद है, तो उससे भी पहले आपके साथ एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सो व्हाट इज़ मीन बाय द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सो आप यहाँ पर देखते होंगे कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आप पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे पैरासीटामोल बहुत कॉमन मेडिसिन है, जैसे पैनाडोल के नाम से मार्केट के अंदर बिकती है। इसके अलावा आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये बहुत कॉमन मेडिसिन है। फिर कुछ सेल्फ प्रैक्टिस एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे इसमें एजोमैक्स के नाम से आता है, एजिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन होता है, ठीक है। अच्छा, कोमोक्सिक्लेव है। सो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि हम मार्केट में देखते हैं कि कुछ हमारे अफराद शख्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या करता है कि इसके ज़रिए से जो ये जो गाइडलाइंस जनरेट होती हैं, यानी कि जो नॉलेज आपके टेक्स्ट बुक्स में या फिर कम्युनिटी के अंदर जो अप्लाई की जाती है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से एक्सट्रैक्ट होती है। होता ये है कि पहले बहुत सारी रिसर्चेस की जाती हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम पैनाडोल की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक मेडिसिन। आपको पता है कि एक एंटीपायरेटिक है, तो एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम कर देता है। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि पैनाडोल अगर हम अगर किसी शख्स को दें तो वो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कितनी ज़्यादा उसकी हायर डोसेज है, यानी कि कितनी डोज के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे, कितनी मिनिमम डोज पे वो अपना इफेक्टिव जिसे हम इफेक्टिव डोज भी कहते हैं कि वो अपना जो एक उसकी एफिकेसी है वो शो करेगा। इन सब के ऊपर जो रिसर्चेज होती हैं फिर उनको कंपाइल करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एविडेंस होता है। इन्हीं चीज़ों को कि जो हम अपने मेडिसिन के अंदर अप्लाई करते हैं उसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट emphasizes the importance of using current relevant research findings to inform clinical decision making and patient care। यही बात है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक जो रिसर्चेस पब्लिश होती हैं फिर वो उनकी बेसिस के ऊपर जो फिजिशियंस हैं या सर्जन्स हैं उनको ये बात बताई जाती है कि अब आपको मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर ये चेंजिंग कर लेनी चाहिए। कि हो सकता है कि पहले सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन सर्जरीज हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अब वो आपको पता है कि लॉ चला कि आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, यानी कि रोबोटिक सर्जरीज होती हैं। इसमें सिर्फ आप सिर्फ पॉड्स डालते हैं, 4 साइड से पॉड्स डालते हैं और उसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए आप कोई भी बेरियाटिक सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे तमाम इन टेक्निकल टर्म्स को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो जब भी आप सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो वो असल में वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज की बात करें तो इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी स्टडीज डील होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टडी डिज़ाइन है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी देख रहे हैं। तो इसमें से एक डिज़ाइन तो वो होता है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कहते हैं और एक वो डिज़ाइन होते हैं जिसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहते हैं।
एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर हम असल में जो हमारे पास इंटरवेंशंस होती हैं, लेट्स सपोज के कोई न्यू किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए कोई न्यू इंटरवेंशन मुतारिफ कराई गई है मेडिसिन के वर्ल्ड के अंदर। हो सकता है वो कोई एक मेडिसिन हो सकता है वो कोई न्यू सर्जरी टेक्निक हो सकता है वो किसी किस्म की कोई न्यू साइकेट्रिक इंटरवेंशन हो, जैसे सीबीटी आप जानते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी साइकेट्रिक के अंदर आज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मेथड्स हों, जैसे आप देखते होंगे एपिलेप्सी के अंदर और पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर हम टेम्पोरल स्टिमुलेशन देते हैं, टेम्पोरल लोब के ऊपर जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दी जाती है बाहर से इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। इसके अलावा ईईजी, आपने इस तरह की बहुत चीज़ें देखी में, तो उन सब को आजमाने का जो तरीका होता है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो वो डील किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इंटरवेंशन ऑफ द रिसर्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट हैपेंस। सो उसमें फिर दो क्राइटेरिया हमारे, दो स्टडीज़ फिर होती हैं इसमें, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स इसमें एडेड हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव एंड व्हाट इज नॉट, कौन सी मेडिसिन या कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। आप जानते हैं कि इससे अभी रिसेंटली हमने अपने वक्तों के अंदर कोविड-19 से गुजरे हैं, तो उसमें जो वैक्सीन जो डेवलपमेंट हुई है वो दरअसल इन्हीं स्टडी मेथड्स के जरिए होती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के जरिए। इनके 3-4 पार्ट्स होते हैं, जैसे रैंडमाइज कंट्रोल टाइप 1, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अभी मैं आप तमाम स्टडीज़ को आपको दिखा भी दूंगा, एक टूर करवा दूंगा कि इन तमाम स्टडीज़ को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं और उनका असल मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में दरअसल हम ये चेक कर रहे होते हैं कि सब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व, यानी कि जो ऑलरेडी से डिजीज पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स ऑलरेडी किसी बीमारी से मुब्तला हैं, हो सकता है वो कोई किडनी डिजीज़ हो, वो हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं, वो न्यूरल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उनके आउटकम्स चेक किए जाते हैं। सपोज करें कि एक पेशेंट है, एक मदर है जो कि जिसने अपने प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर जो है वो फॉलिक एसिड नहीं ली, तो आप जानते हैं कि जब फॉलिक एसिड या विटामिन B9 नहीं ली जाती तो उससे क्या डेवलप होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये बहुत कॉमन है। तो अब उन तरह की खवातीनों को जो कि प्रेग्नेंट थी, उनको फॉलेट उनको एक वक्त में नहीं दिया गया, तो हम ये चेक किया जाता है कि अगर उन्होंने एक वक्त तक फॉलेट नहीं लिया तो उनके अंदर कौन कौन से डिजीज़ पैदा होने के, जो बच्चे अब उन प्रेग्नेंट खवातीनों के ज़रिए जो पैदा होंगे तो उनमें अब कौन कौन सी डिजीज़ ज़्यादा हो सकती हैं सिर्फ फॉलेट ना देने की वजह से। ठीक है, तो फिर उन तरह की स्टडीज़ को हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहते हैं। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी डिजीज़ का आउटकम क्या निकलेगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में कोहर्ट्स होती हैं, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़। अच्छा, ये जितनी भी स्टडीज़ है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोहर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शन, मैं इनकी डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा रहा। इसके लिए हमने ऑलरेडी ही जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सो दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ बेसिक लेक्चर्स देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी कुछ मंथ्स पहले ही रिकॉर्ड करवाया है। तो यहाँ पर आप जाएंगे नीचे इसको हमारी वीडियो सेक्शन में, तो यहाँ पर जो वीडियोस आप देख रहे हैं, बेसिक 1 और बेसिक 2, इस तरह से ये भी एक बेसिक की वीडियो है। तो अगर आप इन 3-4 वीडियोस को देख लेंगे तो आपको कम से कम ये जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, इन स्टडीज़ की टाइप्स हैं, ये हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की हुई इन वीडियोस के अंदर, तो आप वहाँ पर जाके जो है आराम से वो देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने कुछ स्टडी डिज़ाइन डिस्कस किए हैं कि हमारे पास 2 तरह की स्टडीज़ होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और एक ऑब्जर्वेशनल। तो चलिए एक मतलब आपको मैं टूर करवा देता हूँ इन स्टडीज़ को लेके कि अगर आप पबमेड की स्क्रीन पर जाएँ, दिस इज़ द पबमेड। अच्छा, पबमेड एक डेटाबेस है जहाँ दुनिया, एक तरीके समझ लें कि ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे इसकी हेडिंग डली हुई है NIH। ये दरअसल इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। मेनली यहाँ पर दुनिया भर की जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो यहाँ पर आके इनलिस्ट होती हैं। किसी भी जर्नल में पब्लिश हो वो पबमेड पे लाजमी, मतलब जो MBBS या फिर मेडिसिन की फील्ड में होती है वो पबमेड पे लिस्ट होती है। लेट्स सपोज चले हम जो है हम सर्च कर लेते हैं किसी एक डिजीज़ के बारे में। चलें, अब डिजीज़ में कोई एक शख्स मुझे किसी भी डिजीज़ के बारे में चैट बॉक्स में बताए कि मुझे कौन सी डिजीज़ में डिजीज़ को सर्च करना चाहिए। कोई भी एक कमेंट कर दें जो आपके पसंदीदा डिजीज़ हो, हम उसको सर्च करके देख लेते हैं। किसी भी डिजीज़ का नाम ले लें, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, डायबिटीज़, बहुत सिंपल है, सिरोसिस। चलें सिरोसिस ले लेते हैं, ऑस्टोमेलेशिया, रेनॉल्ड्स डिजीज़, एनीमिया। चलिए सिरोसिस ले लेते हैं, यहाँ पर क्या, ओके सिरोसिस ले लिया हमने। ओ ना, बारिश स्टार्ट हो गई। लेट्स सर्च सिरोसिस। तो जब मैंने यहाँ सिरोसिस सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिरोसिस से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट शो होना शुरू हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 4,65,000 रिजल्ट हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1842 से लेकर 2026 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो आने वाले पब्लिश होने वाले भी, वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर आप मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, और यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। जब मैं और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या था, अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कुछ देर पहले कि दिस वन इज द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ओके, सो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर अब जो मुझे स्टडीज शो होंगी वो सिर्फ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल शो होंगी। तो अभी 7,789 रिजल्ट आ रहे हैं। सिरोसिस के उसका मतलब यहाँ पर 7,000 रिजल्ट शो हो रहे हैं। इस तरीके से अगर आप जो चाहें यहाँ पर जो है वो अपने मर्जी के आर्टिकल्स जो है वो निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ सी ऑल आर्टिकल टाइप फिल्टर्स पे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर हमने देखा था अभी। अप्लाई कर दें, दीज आर द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। तो ये सारी टाइप्स जो है मुझे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ वाले कॉलम पे मिल जाएंगी। अब मैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को हटा दूँ तो मुझे यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ जो है वो देखिए, आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आगे 3062। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिरोसिस के ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ थी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई, और जब मैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे क्लिक करूँगा तो फिर वो शुरू हो जाएंगे शो होना। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो दरअसल अबाउट द सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, और दरअसल यही हमें सीखना है कि व्हाट इज द सिस्टमैटिक रिव्यू एंड व्हाट इज द मेटा एनालिसिस, जिसके लिए हम मौजूद हैं। क्योंकि आपने बहुत शोहरत सुनी है कि हर डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस को पढ़ा रहे होते हैं। तो हमें अब ये सीखना है कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। तो मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस इज बेसिकली द मीन और द सम ऑफ दीज स्टडीज। बहुत ब्रॉड अल्फाज मैंने समझाया है, इसके लिटरल मीनिंग ये नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं, अगर इनको कंपाइल कर लिया जाए, यानी कि सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पर कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 3,962 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर इनमें से मैं कुछ स्टडीज़ को इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट्स सपोज 8 स्टडीज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन 8 स्टडीज़ को मतलब ऐड सम करूँ, इनके सम बना के एक जो है एक क्या करूँ मैं, वो एक समरी बनाने की कोशिश करूँ, इनको जमा करके एक इनके ऊपर एक ऐसे लिख दूँ या समरी बनाने की कोशिश करूँ। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द सिस्टमैटिक रिव्यू। इट इज अ रिव्यू आर्टिकल। सिस्टमैटिक रिव्यू इज अ, आप समझ लें रिव्यू का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ रिव्यू? रिव्यू इज टू रिव्यूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन। सो ये आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन स्टडीज शो हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम स्टडीज को रिव्यू करूंगा, और रिव्यू करने के बाद इनका क्या तैयार करूंगा, एक रिजल्ट तैयार करूंगा। ठीक है। सो ये रिव्यू लिखने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक गाइडलाइन होती है, इसे हम प्रिज्मा गाइडलाइन कहते हैं। दिस इज द प्रिज्मा 2020 चेकलिस्ट। तो जब भी कोई रिव्यू आर्टिकल लिखा जाता है तो उसके लिए एक पूरी एक गाइडलाइन होती है। आपको शायद भी गाइडलाइन बिल्कुल समझ में ना आए, वो हम एक कोर्स के अंदर जो है हम डिटेल में इसके ऊपर बात कर लेंगे किस तरह से ये होता है, और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया हुआ है। तो बहरहाल ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक तरीका होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, किस आर्टिकल से क्या निकालना है, ये पूरा एक तरीका यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो इसको देखते हुए हमने जो एक रिव्यू आर्टिकल लिखना होता है। ओके। सो अब अगर हम देखें यहाँ पर, मैं इस फिल्टर को हटा दूँ और मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर नीचे जो है इस सिस्टमैटिक रिव्यू का एक कॉलम दिख रहा है। ठीक है। अगर मैं सिस्टमैटिक रिव्यू पे क्लिक कर दूँ तो अब क्या होगा, अब देखिए रिजल्ट्स और कम हो गए। पहले कुछ लैक्स पे थे, अब कुछ थाउजेंड्स में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पहले हमने पहले आर्टिकल्स देखे थे तो उन सब के जो रिव्यूज हैं यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रिव्यूज लिखे हुए। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक दो आर्टिकल्स एक आर्टिकल खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर काम किस तरह होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्कोहल कंजप्शन रिस्क ऑफ लिवर सिरोसिस। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं क्लिक करूंगा ओपन हो जाएगा। तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज अ समवॉट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ अ रिव्यू, सॉरी मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, ये देखिए फुल टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस फुल टेक्स्ट के एक शॉर्ट वर्जन एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है। और ये डिस्प्ले पे होता है। तो अगर आप रिजल्ट्स पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, देखें अ टोटल ऑफ 7 कोहर्ट स्टडीज एंड 2 केस कंट्रोल स्टडीज। तो इस रिव्यू के अंदर इन्होंने 7 कोहर्ट इन 2 केस कंट्रोल स्टडी को ऐड किया, यानी टोटल 9 स्टडीज ऐड की हुई। तो इन 9 स्टडीज को ऐड करके इन्होंने एक रिजल्ट जनरेट किया है, जिसको हमने फिर सिस्टमैटिक रिव्यू कहा है। तो हमने सिस्टमैटिक रिव्यू की तो बात कर दी। तो व्हाट इज अ मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस क्या चीज होती है? सो मेटा एनालिसिस इज बेसिकली इज अ स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। जब आपने एक रिव्यू लिख लिया तो उसके ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की जाती हैं, यानी कि उनके डेटा के ऊपर कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, तो वो मेटा एनालिसिस होती है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत नहीं जा रहा क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ हैं जो आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सिस्टमैटिक रिव्यू के ऊपर जब हम एक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो वो मेटा एनालिसिस कहलाता है।
चलिए मैं मतलब आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका फुल टेक्स्ट ओपन करूँ, मैंने इसका फुल टेक्स्ट ओपन कर लिया, ठीक है, मैं इसका PDF खोल लेता हूँ। सो अब ज़रा नीचे चलते हैं। मैंने इसका फुल टेक्स्ट ओपन किया और मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीन बाय अ मेटा एनालिसिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ अभी ये देखें, दिस इज व्हाट कॉल अ मेटा एनालिसिस, दिस इज अ फॉरेस्ट प्लॉट, और ये एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है, इसे हम जो है रेवमेन कहते हैं। तो उसके जरिए से ये फॉरेस्ट प्लॉट जो वो जनरेट किया जाता है। बहरहाल ये बहुत मैंने शॉर्टली आपको बता दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड अ मेटा एनालिसिस। ओके, सो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ थम्स अप कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सारी? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस? ओके, डन। चलें, अब एक चीज़ कहलाती है, इसे हम कहते हैं एविडेंस, द हायरार्की ऑफ एविडेंस इन मेडिसिन, एंड दिस इज कॉल्ड अ एविडेंस पिरामिड। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पिरामिड है और ये एक एविडेंस का पिरामिड है। एविडेंस से मुराद ये है कि ये पिरामिड ये शो कर रहा है कि कौन सी स्टडी अपने एविडेंस के लिहाज से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो सबसे टॉप पे है वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टडी होती है, और जब से बॉटम पे है वो सबसे लो टाइप की स्टडी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी आपको दिख रहे हैं, कोहर्ट स्टडीज भी दिख रही हैं, केस कंट्रोल भी दिख रहे हैं, केस रिपोर्ट्स भी दिख रहे हैं, और कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दिख रहे हैं। अगर आप पबमेड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो दिख जाएंगी। ये तमाम स्टडीज़ जो पबमेड पे आपको शो हो रही हैं यहाँ पर, वो इन तमाम फिल्टर्स के अंदर आपको दिख जाएंगी। इसे यहाँ पर देखें, मेटा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, सिस्टमैटिक रिव्यूज़। और अगर हम और भी सर्च करें तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर केस रिपोर्ट्स वगैरह भी जो है आराम से देखेंगे, दिस इज़ द केस रिपोर्ट, और आपको जो है दीज आर द लेटर्स, मेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, इन सब को जो है आप क्लिक करें, अप्लाई कर दें, तो आपके पास ये सारे यहाँ पर लाइन से आ जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे के सारे आ गए। सो बताने का मकसद ये है कि ये जो स्टडीज़ होती हैं, ये आपके सामने जो मौजूद है, तो बॉटम पे जो स्टडी है उसमें सबसे कम एविडेंस होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हम तो एविडेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ये जो मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू है, इसका एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये समरी होती है इन तमाम पेपर्स की। तो सपोज करेंगे कोहॉर्ट स्टडी के अंदर कुछ फाइंडिंग्स आई, फिर सेकंड कोहॉर्ट स्टडी के अंदर कुछ फाइंडिंग्स आई, तो हम क्या करते हैं, उन तमाम फाइंडिंग्स को जमा करके उसका एक समरी तैयार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एक समरी होती है वो एक होलसम स्टडी होती है, और फिर उसके अंदर जो एविडेंस होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। और इन्हीं सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस को ही यूज़ करते हुए जो हमारी मेडिकल गाइडलाइंस है वो बनाई जाती हैं। यानी कि आप सपोज करें, एक डायबिटीज़ की गाइडलाइन है, हमें पता है कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है, तो हमें ये कैसे पता चला? अब आप देखते होंगे कुछ पेशेंट्स 130 शुगर पे भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, और कुछ 200 जिनका शुगर होता है तो वो भी, उनके लिए भी वो नॉर्मल होता है। लेकिन हमें कोई ना कोई तो एक फिल्टर सेट करना था, हमें कोई ना कोई तो एक बेयर सेट करना था कि हमें पता होना चाहिए कि अगर इतना शुगर हो जाए किसी हेल्थी पेशेंट के अंदर तो उसे हम डायबिटीज डायग्नोज कर सकें। तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट की गई होंगी, कोहॉर्ट स्टडीज या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इनको कंडक्ट करने के बाद उनकी एक समरी जनरेट की गई होगी। तो उस समरी का जो रिजल्ट आया होगा वो क्या आया होगा, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ शुगर ऑफ इन ओजीडीटी। रिजल्ट ओजीडीटी आपने की, आप सबको पता होगा ओजीडीटी के हवाले से जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ये सब आप इससे वाकिफ होंगे। बहरहाल 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद तो जो रिजल्ट आया उसके बाद फिर हमें पता चला कि सपोज करें कि अब हमें पता चल गया कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो शुगर है ये, इसे हम डायग्नोज कर सकते हैं डायबिटीज़ है। फिर हमें ये भी बताया कि हमें हाइपरटेंशन की भी कुछ हमने लिमिट्स बनाई हुई हैं कि सपोज के 80/120 जो नॉर्मल लिमिट होती है, अब वो कौन से एज ग्रुप के लिए, आई गेस वो 30 या 35 एज ग्रुप तक के लिए होती है। फिर 35 से ऊपर जाते हैं हम 45-50 तक, तो उसके लिए अलग गाइडलाइंस हैं। इस तरीके से 45 से 65 तक जो अलग गाइडलाइंस हैं उसकी। तो ये जो गाइडलाइंस बनती हैं वो किस बेसिस पे बनती है, मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू के बेसिस पे बनती हैं। तो आप जब भी पबमेड पे जाएंगे और आप इन तमाम फिल्टर्स को हटा देते हैं, ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पर चले, हम यहाँ पर जो है सिर्फ हाइपरटेंशन रहने देते हैं, ठीक है, और क्लिक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर अब मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों पे क्लिक कर देता हूँ,
तो आप देखेंगे कि आपको हाइपरटेंशन के हवाले से जितनी भी स्टडीज पॉसिबल हैं वो सब मिल जाएंगी। सपोज दैट हाइपरटेंशन एंड ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। अब इस स्टडी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह डिस्कस किया गया होगा कि हाइपरटेंशन और ब्रेस्ट कैंसर का आपस में क्या रिस्क है, क्या रिलेशन है, क्या रिस्क है, ठीक है। उसके ऊपर एक गाइडलाइन बन जाएगी आगे जाके, ठीक है। इस तरीके से हाइपरटेंशन और अल्जाइमर डिजीज, जिनको अल्जाइमर डिजीज है उनको हाइपरटेंशन किस तरह से अफेक्ट करता है। ओके, सो इफेक्ट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन, ठीक है। सो इस तरह से जितनी भी पॉसिबल गाइडलाइंस, देखिए कितनी स्टडीज हैं, 13,000 स्टडीज हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे स्टडीज पब्लिश हुई हैं, ठीक है। और इन समझ जाइए कि जितनी भी यहाँ पर स्टडीज पब्लिश हैं ये सब ना सब किसी ना किसी स्टडी की समरी ही है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ, आई होप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टडीज लिखी हुई हूँ, कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टडीज लिखी हुई नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 29 आर्टिकल्स ऑफ 30 स्टडीज, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर 29 आर्टिकल्स जो हैं वो ऐड किए हैं। सो यहाँ तक ये बात थी कि हम किस तरीके मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू का असल मकसद क्या होता है। तो इस पूरे कोर्स के अंदर जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर यही सब चीज़ें होंगी और हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हमें आगे चल के क्या सीखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ड्राइव हमारे पास मौजूद है और ये जो आपके हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे अप्रैल के, तो ये उनकी ड्राइव है। तो तकरीबन जो है हमने यहाँ पर तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं कि किस तरीके से हमें सर्चिंग करनी है। जैसे यहाँ पर ये देखते हैं, ये सर्च का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुला हुआ है कि हाउ टू सर्च लाइक अ प्रो, हमें किस तरह सर्चिंग करना है। और सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस के लिए जो सर्चिंग ज़रूरत होती है उसकी कैसी सर्चिंग की जाती है, पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट हमारे मौजूद है, या आपसे शेयर कर लिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो और बहुत सी डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम की रिकॉर्डिंग्स ही मौजूद है, तो जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर मौजूद होती है और 1 साल तक के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और इस तरीके से हर चीज़, मैन्युस्क्रिप्ट क्लास, मैन्युस्क्रिप्ट गाइडेंस किस तरह लिखते हैं, न्यू कासल टावर स्किल क्या होता है, मेटा एनालिसिस हैंडबुक, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हुई है। जो चीज़ें इस प्रिज्मा फ्लो, जो चीज़ें इसके अंदर ज़रूरत है, यानी कि इसके मुताबिक ये इंटरनेशनल गाइडलाइन है कि किस तरीके से सिस्टमैटिक मेटा एनालिसिस लिखी जा सकती है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स दी, जल्दी से अब हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। तो मैंने आपको सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस तकरीबन बता ही दिया है। तो नैरेटिव रिव्यू इनसे डिफरेंट कैसे होता है। नैरेटिव रिव्यू दरअसल सिंपल समझ लें कि ये एक ऐसा रिव्यू होता है जो कि प्रिज्मा चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करता। तो ये प्रिज्मा चेकलिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको बेसिकली फॉलो नहीं करता। अगर हम पबमेट की स्क्रीन पे जाएं और तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रिव्यू का आपको मिल जाता है, दिस इज द रिव्यू, ठीक है। एक आपके पास सिस्टमैटिक रिव्यू और सिर्फ एक सिंपल रिव्यू है। तो जो सिंपल रिव्यू का कॉलम है दरअसल ये जो है आपका नैरेटिव रिव्यू है। तो नैरेटिव रिव्यू देखें क्या लिखा हुआ है कि कंप्रिहेंसिव रिव्यू बेस्ड ऑन ऑथर्स इंटरप्रिटेशन, ऑथर जो इंटरप्रिटेट करता है उसके मुताबिक, ठीक है। रिगरस एंड सिस्टमिक अप्रोच ऑन सिंथेसाइजिंग एविडेंस, जो एविडेंस है अकॉर्डिंग टू प्रिज्मा गाइडलाइन उसके मुताबिक हम जो सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करते हैं उसमें वो हम सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं उसको, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज, तो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसकी कॉम्बिनेशन को हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, दैट्स इट। ओके, सो अब जल्दी से मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जब भी आप सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त अब आप एक रिसर्च क्वेश्चन किस तरह बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। किसी भी रिसर्च आर्टिकल को शुरू करने से पहले, पढ़ने मतलब आपको कोई स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपने वहाँ पर एक रिसर्च क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। तो उस रिसर्च क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमें कुल 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। किन किन चीज़ों का, कि ये 4 चीज़ें अमूमन किसी भी रिसर्च क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। अपने जहन नशीन कर लें इस बात को, ठीक है। पीको, पीको इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पाइको या पीको। द पाइको फ्रेम हेल्प्स स्ट्रक्चर रिसर्च क्वेश्चंस इन हेल्थ केयर। पहले हम इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉपुलेशन, मतलब आप जब भी कोई स्टडीज शुरू करने जा रहे हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस, आप सपोज करें आपका काम है वो करना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हु आर वी स्टडिंग। आपका जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आप किस चीज़ पर टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहले तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हो सकता है आप ऑर्थोपेडिक्स में इंटरेस्टेड हो सकता है आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इंटरेस्टेड हो सकता है आप सिंपल पैथोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी में हो, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हो सकता है आप किडनी रिलेटेड A to Z जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ के मुताबिक आप जितनी भी चीज़ें सोच सकते हैं वो सब चीज़ें पॉपुलेशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, GIT, सिरोसिस, गुलिया बारे सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिरिंजोमेलिया, जो भी आपके जहन में आता है,
तो सब की सब चीज़ें यहाँ पर डिस्पेप्सिया सब चीज़ें पॉपुलेशन में शामिल है। तो पॉपुलेशन स्टैंड्स फॉर हु आर वी स्टडी, हम किससे स्टडी करना चाह रहे हैं, यानी किन पेशेंट्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उनके डिजीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं। द सेकेंड स्टैंड फॉर इंटरवेंशन, अब उस पॉपुलेशन को जो डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या इंटरवेंशन दे रहे हैं। लेट्स सपोज अगर डिस्पेप्सिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हम डिस्पेप्सिया उसे किसी और वजह से हो, कैंसर रिलेटेड डिस्पेप्सिया हो सकता है। अगर आपको सिनेंजोमेलिया है तो सिनेंजोमेलिया की वजह क्या है, आर्नल्ड कैली मालफॉर्मेशन है या फिर वो बायोबेट थे, हो सकता है उसे मेनिंजोसील हो। तो उसको ट्रीट करने के लिए इंटरवेंशन क्या दी जा रही है। चलिए इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। किसी भी बड़ी सिंपल डिजीज़ हम लेते हैं। अब स्टूडेंट ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि हमें कौन सी डिजीज़ देनी चाहिए। बहुत सिंपल से डिजीज़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा माजरत खाऊँ क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है तो मैं उसे अब रोक नहीं सकता। ठीक है, आप ज़रा से मुझे बताएं कि हमें कौन सी डिजीज़ देनी चाहिए। चलिए सिंपल रखते हैं, डायबिटीज़ दे देते हैं ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। हम डायबिटीज़ ले रहे हैं, ओके। सो अगर हम पॉपुलेशन में डायबिटीज़ लेते हैं, ठीक है। सो अब मुझे चैट बॉक्स पे कौन बताएगा कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं डायबिटीज़ के लिए। ड्रग्स की क्लास भी बता सकते हैं और स्पेसिफिक ड्रग्स का नाम भी ले सकते हैं। पेनिसिलिन, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलयूरियाज, ग्लूकोफेज, GLP-1 agonist, semaglutide, SGLT2, मेटफॉर्मिन। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, हम ये ले लेते हैं, ओके। सो इंटरवेंशन आ गया हमारा मेटफॉर्मिन। अच्छा, अमूमन जो है जो कंपैरिजन होता है, अब हम करते क्या है कि सपोज करें एक पेशेंट को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की इंटरवेंशन में मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, लेट्स सपोज, बहुत सिंपल लेके चलते हैं इसे। तो अब हम ये देखेंगे कि मेटफॉर्मिन हमें पता है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ट्रीट तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल करता है। तो हम ये चेक करेंगे कंपैरिजन में जो स्टडीज़ हमारे पास हैं वो आया कि प्लेसिबो हो सकती हैं या फिर कोई और ड्रग हो सकता है। तो व्हाट इज मीन बाय प्लेसिबो, मैं ज़रा आपको सेकंड स्क्रीन पे लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखें ज़रा कंपैरिजन में देखें। इंटरवेंशन एक्सपोजर मैंने आपको बता दिया, पॉपुलेशन बता दी। कंपैरिजन, व्हाट डू वी कंपेयर द इंटरवेंशन में। अब पेशेंट डायबिटीज़ का है, उसे मेटफॉर्मिन दे रहे हैं। अब हम कंपैरिजन में ये चेक करेंगे कि कि दो टाइप्स के पेशेंट होंगे। एक हमारे पास एक इंटरवेंशन ग्रुप का पेशेंट होगा, यानी कि जैसे मेटफॉर्मिन दी जा रही है, और एक कंपैरेटर ग्रुप का पेशेंट होगा कि या तो उसे कोई ड्रग नहीं दी जा रही होगी। अगर कोई ड्रग नहीं दी जाती तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसिबो कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में अगर कोई भी ड्रग नहीं दी जा रही होती तो उसे हम प्लेसिबो कहते हैं, और अगर कोई ड्रग दी जा रही हो, ठीक है, तो फिर उसका नाम लिखते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने कमेंट बॉक्स में चेक किया कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ ने मेटफॉर्मिन लिखा, तो हो सकता है एक कंपैरिटन में हम इम्पेग्लिफ्लॉजिन ले लेते हैं। इम्पेग्लीमेंट नहीं होता, इम्पेग्लिफ्लॉजिन होता है। दिस इज द इम्पेग्लिफ्लॉजिन, इज द करेक्ट स्पेलिंग। ये SGLT2 इनहिबिटर है, SGLT2 इनहिबिटर है, इम्पेग्लिफ्लॉजिन। सो इम्पेग्लिफ्लॉजिन को हम एज अ कंपैरेटर ले सकते हैं। तो हम ये चेक करेंगे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, एक ग्रुप वो होगा जिसे हम मेटफॉर्मिन दे रहे होंगे और एक ग्रुप वो होगा जिसे हम इम्पेग्लिफ्लॉजिन दे रहे होंगे, ठीक है। और फिर हम ये चेक करेंगे कि दोनों में से बेहतर ड्रग कौन है, और फिर उसके बुनियाद पर फिर हम जो है कोई स्टडी का रिजल्ट निकालेंगे। और आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, आउटकम यही है कि हमने दोनों ग्रुप्स को, एक इंटरवेंशन को और कंपैरिजन को अलग अलग ड्रग दी, और ड्रग देने के बाद फिर हमने ये आउटकम्स में चेक किया कि व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द आउटकम, क्या हुआ, इंटरवेंशन ग्रुप में डायबिटीज कंट्रोल हुआ या कंपैरिजन ग्रुप में डायबिटीज कंट्रोल हुआ। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको ये सर्च स्ट्रिंग बनाना भी सिखा दूंगा। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब यहाँ पर पॉपुलेशन हमारे पास अडल्ट विद हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अडल्ट लिया जिनको हाई ब्लड प्रेशर था। अब वहाँ पर इंटरवेंशन में हमने क्या लिया, डाइटरी चेंजेस। इंटरवेंशन में हमने ये चेक किया कि जिनको ब्लड प्रेशर, अगर उनको हम डाइटरी चेंजेस दिए जाएँ, डाइटरी चेंजेस दें, तो हमने क्या इफेक्ट होगा। और कंपैरिजन में हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड मेडिकेशन ली है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो स्टैंडर्ड मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो मुझे कौन बताएगा कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी स्टैंडर्ड मेडिकेशन यूज़ की जाती है, कमेंट बॉक्स में ज़रा मुझे बताने की कोशिश करें। हाइपरटेंशन के लिए कौन सी मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है एज अ फर्स्ट लाइन। ACE इनहिबिटर्स, यस। ARBs, ठीक है, और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है,
सही है, बिल्कुल ठीक है। थायाजाइड्स, ओके। डायोरेटिक्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक। ओके, सो यहाँ पे वैसे तो एसी इनहिबिटर्स आर द फर्स्ट लाइन अमूमन, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स हम फर्स्ट लाइन पे देते हैं, फिर अगर कुछ किडनी डिजीज हो तो फिर हम रोक देते हैं, लेकिन बहरहाल एसी इनहिबिटर्स आर द फर्स्ट लाइन अमूमन होती है। तो अब डाइटरी चेंजेस, अब हमने दो ग्रुप बनाए, एक इंटरवेंशनल ग्रुप था जिन पेशेंट्स में हम चेक कर रहे थे कि उनकी डाइटरी चेंजेस की गई, यानी उनको कंट्रोल कराएगा, उनको कहा गया कि आप ऑयल नहीं खाएं, ठीक है, आपने मीठा कम कर देना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और फिर एक ग्रुप को हम सिर्फ क्या दे रहे हैं, एसी इनहिबिटर्स दे रहे हैं, और फिर चेक कर रहे हैं कि इन दोनों में से रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर किस में रहा, यानी कि इन दोनों ग्रुप्स में से बेहतर कौन था। इस तरीके से एग्जाम्पल 2 में हम देख सकते हैं कि चिल्ड्रन में एस्थमा, अब इनहेलर यूज है। अब मुझे जरा बताएं कोई कि जो इनहेलर्स हैं एस्थमा में, वो कौन कौन से इनहेलर्स होते हैं। हमारे पास कुछ शॉर्ट लास्टिंग और कुछ लॉन्ग लास्टिंग इनहेलर्स होते हैं। इसका स्पेसिफिक वर्ड क्या था, फेल्मेट्रॉल, सल्मेट्रॉल यूज किया जाता है, फेल्मेट्रॉल, सल्मेट्रॉल, इप्राट्रोपियम, बीटा 2 एगनेस्ट होते हैं, ठीक है, अल्बिट्रॉल, ठीक है, ये सारी ड्रग्स जो है यूज होती हैं। ओके, सो और कंपैरिजन में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो इनहेलर यूज। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा, अगर नो इनहेलर यूज है तो फिर इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे। अगर किसी ग्रुप में कोई मेडिसिन नहीं दे रहे तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे। उसको टेल मी इन द कमेंट कि अगर किसी ग्रुप को कोई मेडिसिन नहीं दे रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, यस, प्लेसिबो या फिर कंट्रोल कहेंगे। वेरी गुड, प्लेसिबो या फिर कंट्रोल कहेंगे। और फिर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्थमा ऑफ अटैक्स किस में कम हुई, इनहेलर यूज करने वालों में या फिर जो इनहेलर यूज नहीं कर रहे थे उनमें। एग्जाम्पल 3, एल्डरली पेशेंट विद क्रोनिक पेन। अब क्रोनिक पेन ये किसी भी किस्म का हो सकता है, वो माइल्जिया हो सकता है, यानी कि डायबिटिक इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो सकती है, ठीक है, फिब्रोमाइल्जिया हो सकता है, किसी भी किस्म का पेन हो सकता है। तो इसमें इंटरवेंशन में हमने क्या किया, फिजिकल थेरेपी ली है, और कंपैरिजन में हमने क्या किया, पेन मेडिकेशंस की। तो एनीवन नोस कि हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, 4th ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को पता होगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर हम कौन कौन से मेडिसिन यूज करते हैं जो क्रोनिक पेन की सूरत में हमें मिलती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, फिब्रोमाइल्जिया हो गया, नहीं कुछ बेटर मेडिसिन होती हैं। स्केची किस किसने देखी है, स्केची की डायग्राम्स। गाबापेंटिन दी जाती है, याद आई आपको, गाबापेंटिन फिब्रोमाइल्जिया के अंदर दी जाती है। फ्लॉ, इसके अलावा डुलोक्सिटीन दी जाती है, प्रीगैबलिन दी जाती है, ठीक है, टीसीएस, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसमें एमिट्रिप्टाइलिन वगैरह है, वो भी दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो बहरहाल यहाँ पर हमने डिस्कशन कर ली, तो आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन और आउटकम का मतलब क्या होता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हीं अल्फाज को यूज करते हुए हम कुछ इस तरह की बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप जो है वो कुछ सर्च स्ट्रिंग बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सर्च स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं एक वर्ड का डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने खोलता हूँ और जल्दी से बस विद इन 10 मिनट्स, अब यहाँ से टाइम स्टार्ट करेंगे, 8:33 हो रहे हैं, 8:43 तक हम अपने आप को पहली सर्च स्ट्रिंग बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें डिसाइड कर लेना है कि व्हाट इज द वर्ड पी। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया, तो अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी। पी आई, ओके, पी आई सी एंड ओ, ओके। तो हमें अपने ये डिसाइड करने के पी आई सी एंड ओ हमारे क्या क्या होंगे, ठीक है। देन हमें जो है इसके लिए फिर पी आई सी ओ के लिए हमें एक चीज़ सर्च करनी होती है जिसे हम मैश कहते हैं। बहरहाल मैं अभी मैश को डिस्कस नहीं कर रहा कि व्हाट इज़ अ मैश, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जाके मैश के जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। हमारे जो बेसिक के लेक्चर्स हैं आप उसमें जाके मैश चेक कर सकते हैं। मैं मैश आपको दिखा दूंगा, मैश हम लेते हैं किस तरह से। बहरहाल तो ये हमारे पास हो जाएगा मैश 1, ओके। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा मैश 2, ओके। मैश 3 में से चेंज कर देता हूँ अभी, मैश 4। सो मैश 1, मैश 2, ओके, मैश 3 एंड मैश 4। दरअसल ये मैश 1, मैश 2, मैश 3, ये मैश 1 is for P, मैश 2 is for I, मैश 3 is for C and मैश 4 is for O, ओके। सो चलें अब
फिर से कमेंट बॉक्स की तरफ चलते हैं और हम रैंडमली कोई डिजीज़ लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि हमें कौन सी डिजीज़ डिस्कस करनी चाहिए, जल्दी से। हम सच स्ट्रिंग जनरेट करके दिखाते हैं आपको, अभी भी जनरेट करते हैं। एपिलेप्सी, चलें एपिलेप्सी ले लेते हैं, बस फर्स्ट डिजीज़ आ गया हमारे पास। सो हम एपिलेप्सी डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी, चलिए एपिलेप्सी पार्किंसोनिज्म ले लें, बेटर रहेगा क्योंकि ड्रग्स के बाद हमारे पास अच्छी खासी मौजूद होती हैं। ओके, पार्किंसंस ले लेते हैं, पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है, हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ आ गई। सो जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि पार्किंसन डिजीज़ में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? What are the drugs which are used in the Parkinson's disease? कार्बिडोपा, लिपोडोपा, लिपोडोपा, कार्बिडोपा, ऐसा ही है, लिपोडोपा, कार्बिडोपा। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लीवोडोपा, कार्बिडोपा छोड़ देते हैं। कंपैरिजन में हमें क्या लेना चाहिए? और कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? फास्ट मॉका, और कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? डोपामिन एगनिस्ट, आल्डोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, टॉल्कापॉन, एंटिकापॉन, ब्रोमोक्रिप्टिन, स्लैजिलीन, स्लैजिलीन देते हैं, ये एर्गोट्स एंड नॉन एर्गोट्स आते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन मेरे ख्याल से एर्गेट है और स्लैजिलीन जो है वो नॉन एर्गेट है। कार्बाकोल, और बताएं, और जल्दी बताएं। चलें रेज़ेजिलिन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। नॉन एर्गेट, आई गेस मुझे याद आ रही है नॉन एर्गेट है। सो चलिए हम रेज़ेजिलिन को जो है वो क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो आउटकम्स में हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास इनकी एफिकेसी क्या है, ठीक है, और जो है हमारे पास इनकी एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अच्छा ओके, मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इनके दरम्यान में डबल कोट्स क्यों लगा रहा हूँ और क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सो आई गेस थोड़ी टाइम की कमी है, तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप जाके प्लीज़ वो बेसिक के लेक्चर्स देखें और आप ये समझ लें कि व्हाट इज़ बूलियन ऑपरेटर्स, जो मैं यहाँ पर आपको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ये मैंने बेसिक के अंदर बहुत मरतबा सिखाया हुआ है, अगर आप वो लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल मैं भी वो स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि आपको मैं किस तरीके से सच स्ट्रिंग जो है वो बता दूँ, ठीक है। चलें, एफिकेसी, एडवर्स इफेक्ट्स और आउटकम में और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है आउटकम्स में, हम और क्या चेक कर सकते हैं कि डिक्रीज इन एपिलेप्सी सिम्टम्स। यस, बेसिक लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मौजूद है। डिक्रीज इन सिम्टम्स ले सकते हैं हम, ठीक है। इन डिक्रीज एपिलेप्सी एपिसोड्स, नहीं डिक्रीज एपिलेप्सी नहीं, एपिलेप्सी सही जुमला नहीं होगा। डिक्रीज व्हाट क्या कहते हैं इसे, झटकों को अरे यार झटकों की, झटके भूल गया मैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिलेप्सी इज नॉट अ राइट वर्ड, एपिलेप्सी इज डिफरेंट, सीजर्स फिट्स, यस। डिक्रीज सीजर्स एपिसोड्स, ठीक है। एक एनेजिया, ब्रेडी एनेजिया, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ठीक है। चलें, तो इससे मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ। ये हमारे पास पी आई इन सी हो गया। तो अब बस जल्दी से हमें इन तमाम लफ्ज़ों के मैश निकालने हैं। ओके, कंट्रोल सी। अब हम चलते हैं अपने मैश की जानिब। और मैश कैसे निकालते हैं, हम नीचे आएंगे, जैसे पबमेट की स्क्रीन हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा मैश की हेडिंग दिख रही है। तो इसको आप ओपन इन द लिंक टैब, इसे हम ओपन कर लेते हैं और जल्दी से हम इनके सबके मैश निकाल लेते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज़ का मैश हम देख लेते हैं। अच्छा, ये भी हमने बेसिक लेक्चर में सिखाया हुआ है, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आप वो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल जब हमारा कोर्स बाकायदा स्टार्ट होगा तो एक मतलब फिर से इसे रिवाइंड कर दूंगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारा पहला मैश जो कि पार्किंसंस डिजीज़ है। हम लिवोडोपा का मैश ले लेते हैं। 10 मिनट से 4 मिनट बाकी हैं। लिवोडोपा का मैश लेना है हमें। दिस इज़ द लिवोडोपा, इसे हमने ऐड कर दिया। ओके, लिवोडोपा लिया हमने और इसे भी हमने ऐड कर दिया। रेज़ेजिलिन, मुझे लग रहा है इसकी स्पेलिंग गलत है, बहरहाल चेक कर लेते हैं। ILL होगा, आई गेस, सही है, ठीक है। रेज़ेजिलिन हम ले लेते हैं, इसको हटा के
Head to search builder. See, control. ओके, मैश 4 हमारे पास आउटकम है। तो आउटकम में हम यहाँ पर एफिकेसी के मैश ले लेते हैं एक का, और सीजर्स का भी ले लेंगे, देख लेंगे एक मरतबा देख के। एफिकेसी गए हम, सेल्फ एफिकेसी, वैक्सीन एफिकेसी, ट्रीटमेंट आउटकम में लेना चाह रहा था, वैसे मेरा मेन मकसद यही था। ओके, सो ट्रीटमेंट आउटकम हमने ले लिया। दरअसल मैंने एफिकेसी वहाँ पर नहीं आया, तो मैंने ट्रीटमेंट आउटकम इसलिए लिया है क्योंकि ओ का मतलब ही मुझे लेना, असल मेरा मकसद ओ का मतलब ट्रीटमेंट आउटकम ही लेना, तो इसलिए मैंने ये वाला मैच ले लिया। तो बाकी छोड़ देते हैं, बाकी रहने देते हैं, चलो ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इनका जो क्या करना है, सच स्ट्रिंग बनानी है। सच स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है हमारे पास, हम नीचे जाएं और एक सच स्ट्रिंग की जो है वो हेडिंग डाल दें, और अब देखिए करना क्या है। हमें डिफरेंट जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनके दरमियान में हमें एंड लगाना है, और सेम वालों के दरमियान में और लगाना है। सिर्फ पार्किंसन डिजीज हमने लिया और लगाया, और जो M1 है पार्किंसन वाला, इसको इसके साथ आगे जाके हम ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ब्रैकेट में हम क्लोज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो टेंशन नहीं लें, क्योंकि ये बेसिक्स के अंदर ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ, तो वीडियोस आप देख लें जाके, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो ये लिबोडोपा लिया हमने, लिबोडो लेने के बाद अब यहाँ पर और नहीं, यहाँ पर एंड आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कोशिश करनी है कि आपने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करें, ब्रैकेट ओपन, बी और ये लिबोडोपा मैश लिया हमने, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, जल्दी से एंड फिर से ब्रैकेट ओपन, ये हमारा थर्ड कीवर्ड होगा अब, जो कि हमारे क्या है, ये रहा। और तो आप मेरे समझ गए होंगे कि मैं और एंड का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा हूँ, कि और मैं बीच में जो सिनोनियम्स हैं उनके दरमियान में और ऐड कर रहा हूँ, और उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ, और एंड उस वक्त यूज़ कर रहा हूँ जब हम जो है डिफरेंट कीवर्ड्स के दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटा के यहाँ और लगाना है, और यहाँ से ट्रीटमेंट आउटकम मैश लेके यहाँ पर ऐड कर देना, और ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज आवर स्मॉल प्राइमरी सच स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाया था कुछ देर पहले, जो सच स्ट्रिंग अपने पास आप देख रहे थे, तो उसका एक छोटा सा नमूना मैंने आपको अपने लाइव लेक्चर में बना के दिखा दिया है कि सच स्ट्रिंग जो है वो किस तरह से बनाते हैं यूजिंग द PICO, और बहुत ईजी है, आप में से कोई भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में जाके से। अच्छा, याद रखिएगा, अभी हमने सिर्फ सच स्ट्रिंग बनाई है, हमने अभी कोई टॉपिक सिलेक्शन नहीं की, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और उसकी पूरी अलग से, मतलब इसके बाद भी हमें तकरीबन जो है 3-4 क्लासेस कंडक्ट करनी पड़ेंगी, तो जाके टॉपिक सिलेक्शन आपको समझ में आएगी। ओके, चलें, अब सारे फिल्टर्स को हम हटा देते हैं, और जो हमने सच स्ट्रिंग बनाई है उसको पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। अब हमने सच स्ट्रिंग डाल दी, और लेट सर्च, देखें सिर्फ 5 रिजल्ट्स आए, सिर्फ 5 रिजल्ट्स, यानी कि हमारी सच स्ट्रिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, देखिए मैंने कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया, लेकिन सिर्फ 5 रिजल्ट्स आए हैं। तो सच स्ट्रिंग बनाना एक महारत है, इसको आप सीख लें, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, हमारे बेसिक की वीडियोस देखें जाके किस तरह से हमने बनाई। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ हर जगह पर रेजिलीन जो है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, रेजिलीन जो आपको दिख जाएगा, तो आपको तमाम आर्टिकल्स जो हमने सर्चिंग की थी, मतलब उसके मुताबिक तकरीबन करीब हमें जो है वो आर्टिकल्स सिलेजिलिन, रेजिलिन, रेजिजिलिन, रेजिजिलिन एंड रेजिजिलिन, ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई है? प्लीज़ थम्स अप कर दें, मैक्सिमम स्टूडेंट थम्स अप करें। ओह ठीक, यस, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर्च स्ट्रिंग हम इसलिए मैं आपके क्वेश्चंस एंड में ले लेता हूँ, जो हमारे जो रेलेवेंट क्वेश्चंस लगेंगे, मैं अपने लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके एंड में सारे क्वेश्चंस ले लूँगा। सो बहरहाल, अब हमारे पास कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ डेटाबेसेस होते हैं, जैसे पबमेड आपको मैंने दिखाया, तो इस तरह से गूगल स्कॉलर भी होता है, बाकी सिनहाल, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, ये पेड हैं, लेकिन हम रिसर्च नेक्सस के अंडर में ये पेड वाले जो
आर्टिकल्स होते हैं ये भी आपको हम दिलवा देते हैं, यानी कि वेब ऑफ साइंस और स्कोपस भी, ठीक है। सर जो सिस्टमैटिक रिव्यू हमें वाइड नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए होंगे, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था कि हमें जो है मल्टीपल आर्टिकल्स चाहिए होते हैं एक स्टडी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ 5 स्टडीज़ हैं, तो हमें और स्टडीज़ चाहिए होंगी, तो उसके लिए हमें जैसे पबमेड था तो हमें जाके स्कोपस से, वेब ऑफ साइंस से और डिफरेंट जगहों से जो है वो डेटा निकालना होता है। एक कॉकरेन भी होता है, तो वहाँ से भी निकालना होता है, वो हम सीखेंगे सब इस कोर्स के एंड साथ साथ। तो वो पेड होते हैं, लेकिन रिसर्च नेक्सस में हम ये करते हैं कि आपको वो पेड उन तक की जो है फ्री में जो है वो आप तक रसाई उसकी हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे अप्रैल का एडवांस सेशन था, इसके अंदर ग्रुप्स की फॉर्मेशन किस तरह हुई थी। तो स्टूडेंट से कुछ सवाल होंगे कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे या नहीं देंगे, तो हाँ, तमाम लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं। और ये देखिए, आप ये मैं एक मतलब आपको टूर करवा दूँ, ये हमारे एडवांस जो अप्रैल में हुआ था उसके तमाम ग्रुप्स हैं, तकरीबन 40 ग्रुप्स बने हुए थे। एक ग्रुप के अंदर तकरीबन जो है वो ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पर नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, तमाम पार्टिसिपेंट्स अपना नेम लिखा हुआ है, ये व्हाट्सअप नंबर, उनका ईमेल एड्रेस है, और उन तमाम ने अपने अपने पी को यहाँ पर सबमिट किए हुए हैं। उन सब की अपनी अपनी सर्च स्ट्रिंग है, और आप देख सकते हैं कि जिनकी सर्च स्ट्रिंग अच्छी थी तो उसको हमने ग्रीन करके सेलेक्ट किया हुआ है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर वो उन्होंने आगे जो है काम स्टार्ट किया हुआ है। इस तरह से उनको एक मेंटोर असाइन हुआ है, यसमा आजम जो उनकी मेंटोर हैं, और उन मेंटोर के बाद जो है हम उस मेंटोर के अंडर में ये ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे ग्रुप्स हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये ख़त्म ही ना हो, इतने स्टूडेंट्स हैं, और इन तमाम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं आप, ग्रीन ग्रीन हैं, और उन सबको कोई ना कोई हमने मेंटोर असाइन किया। जैसे ये इरम सिद्दीकी है, इन्होंने एक मेंटोर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इरम के पास एक दूसरा ग्रुप है, और इस तरीके से यहाँ पर और नीचे जाएंगे तो हमारे पास और भी मेंटोर्स आपको दिख जाएंगे। इस तरह यहाँ पर है रिया, इनके पास ये वाला ग्रुप था, ठीक है। तो ग्रुप्स बहुत सारे थे, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ग्रुप्स थे उनमें से ऑलमोस्ट अब तक जो है हमारे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहे। तो जो अप्रैल का सेशन था तो हमने ये कहा था कि हम 45 डेज़ के अंदर सबमिशन करवा देंगे, लेकिन 45 डेज़ अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 15 मई को या 18 मई को हमारा सेशन कंप्लीट हुआ था, और आज 15 जून है, और तकरीबन 40 ग्रुप्स थे, तो तकरीबन 34-35 इस तरह इतने ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने ऑलमोस्ट एनएसके राइटिंग कंप्लीट कर ली है, और तमाम के तमाम ग्रुप्स हैं वो सबमिशन की तरफ जा चुके हैं। तो ये हमारे कुछ माइलस्टोन्स हैं सिर्फ 2025 के, इसमें से अप्रैल एडवांस जो हमारा ग्रुप था, इसमें सिस्टमैटिक वो मेटा एनालिसिस थे, तो 250 स्टूडेंट्स एनरोल हुए, और अलहमदिल्ला सबके सब अब जो है सबमिशन प्रोसेस पर हैं, ठीक है। विद इन अ मंथ इन्होंने अपनी कंप्लीट स्टडी जो है वो कंप्लीट कर ली। बेसिक अप्रैल जून में जो तकरीबन 600 प्लस स्टूडेंट्स थे, और उनमें से ऑलमोस्ट सब जो है अभी अपने आरबी के लिए जा चुके हैं। अभी एक ग्रुप जून वाला है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है साथ साथ। तो लेकिन जो पिछले हमारे अप्रैल के थे तो उन्हें आरबी अप्लाई कर दिया, और वो भी अपनी स्टडी को आगे लेके बढ़ चुके हैं। अब तक 2024 तक तकरीबन 2000 प्लस स्टूडेंट्स ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो हो चुके हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 100 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ओवरऑल पाकिस्तान है, तो आपको नेटवर्किंग का ही मौका मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है वो कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हर मेडिकल कॉलेज से। तो इससे ये होता है कि हम रैंडम ग्रुप्स बनाते हैं ताकि तमाम मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आपस में साथ हों, और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, और इससे एक नॉलेज शेयरिंग भी होती है, और एक अच्छी नेटवर्किंग भी होती है, और इस तरीके से पूरा मामला बढ़ता है। इस तरह से मेंटोर्स हम असाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स को वक्त रहते हुए। और हमारी जो पब्लिकेशंस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ रिसेंट पब्लिकेशंस थी, ये हमने सिर्फ 6 लगाई यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे जो इंस्टाग्राम है यहाँ पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो आपको हमारे तमाम जो है वो आर्टिकल्स दिख जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाके, और मेरा नेट थोड़ा स्लो हो गया, इंस्टाग्राम पे जाके इसे आप देख सकते हैं। वेट अ सेकंड, ये देखेंगे हमारा इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पर जितनी पब्लिकेशंस होती हैं वो यहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पर जितनी पब्लिकेशंस हमारी हुई हैं वो आप जाके देख सकते हैं। इसको प्लीज़ लाइक कर लें। हमारे लिंक्डइन भी है, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। जो इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग होती है वो सेम लिंक्डइन पे भी पोस्टिंग हो रही होती है, कि लिंक्डइन पे हमारी जो है एडवांस की पोस्टिंग हुई हुई है। और ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जाके आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी क्या क्या चीज़ें, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाके आप जो है वो हमारी वीडियोस फ्री में देख सकते हैं, और सिर्फ और भी वीडियोस हमारी मौजूद हैं यहाँ पर। इस तरह से लिंक्डइन वेबिनार है, तो लिंक्डइन के हवाले से भी डिटेल गाइड मौजूद है, वो भी आप जाके वहाँ पर
देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो 1 साल तक के लिए दे दी जाएंगी, यानी कि जो भी वीडियो लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होंगे, और ये पूरी ड्राइव जो है ये आपको इसकी जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह आपको मेंटोर भी दी जाएगी और एक महीने तक आपकी मेंटोरशिप जारी रहेगी। ठीक है, सो अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर है। हम सिर्फ फ़ी के हवाले से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस होगी, तो इसमें से कोई भी फ़ीस नहीं है। फ़ीस बहुत मिनिमल है, जो कि सिर्फ 5000 है। इसमें हम मेंटोरशिप भी दे रहे हैं और हम विद इन 12 डेज़ आपको इस काबिल कर देंगे कि आप पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिख के कंप्लीट कर लेंगे विद इन अ मंथ। सबमिशन हो जाएगी और फिर अगले 2-3 मंथ्स के अंदर वो पब्लिकेशन भी हो जाएगी। और पब्लिकेशन में भी आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वो फ्री एपीसी है, यानी कि रिसर्च नेक्सस अपनी तरफ से आपके लिए ये सहूलत प्रोवाइड कर देगा कि आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे इसमें, और वो फ्री में आपकी पब्लिकेशन हो जाएगी और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में हो जाएगी। और आपको कोई बातें भी टेक्निकल लग रही हैं तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम वो आपको इस कोर्स के साथ साथ जो हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि जितने पेड आर्टिकल्स हैं उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा फ्री में। फ्री पब्लिकेशन हो जाएगी आप ओपन एक्सेस जर्नल के अंदर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, डेली असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट्स आपको डेली दिए जाएंगे। ठीक है, मेंटोरशिप टिल पब्लिकेशन और पब्लिश विद रिनोन साइंटिस्ट। हमारे पास जो है रिनोन साइंटिस्ट हैं, जैसे कि कतर से डॉक्टर अब्दुल कादिर नशवान, डॉक्टर कल्पना हैं, यूएसए से डॉक्टर वस्ती हैं, और भी 1-2 मेंटोर्स हमारे यूएसए से मौजूद हैं, फिर कुछ मलेशिया से भी हैं। तो हमने ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी से रब्ते में रखा हुआ है। तो आपकी जो पब्लिकेशंस होती हैं वो एक बड़े साइंटिस्ट के साथ होती है, यानी कि जिनकी ऑलरेडी 700-600 पब्लिकेशंस होती हैं, तो उनके साथ होती है। तो एक फ़ायदा भी होता है कि आपको नेटवर्किंग का मौका मिलता है बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करने का। ठीक है, सो यहाँ तक मेरी कुछ बातें थी। तो अब मैं आपके चैट बॉक्स से कुछ सवाल ले लेता हूँ, फिर इस मीटिंग को हम एक ग्रुप के अंदर सिर्फ 7 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, मेंटोर्स किनको मिले हुए हैं जो अच्छा मेंटोर्स सबके लिए होंगे। ठीक है, मेंटोर्स फॉर ईच एंड एवरीवन। ये हम नहीं देखते कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन बुरा, सबको मेंटोर्स मिलते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, अच्छा ये अच्छा वो आपने सवाल कर लिया। तो हसन, आप मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे ख्याल से आपके ग्रुप में आ चुकी होंगे या आ जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। स्लॉट्स हमारे पास मेरे ख्याल से सिर्फ 40 ग्रुप्स के हैं, 40 या 50 ग्रुप्स के, क्योंकि हमारे पास मेंटोर्स कम हैं, यानी कि 12 मेंटोर्स हैं या 13 मेंटोर्स हैं, तो एक मेंटोर के अंडर में सिर्फ 2 या 3 ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे जो आप देख रहे हैं तकरीबन 40 ग्रुप्स बने थे। तो अभी हम नहीं जानते कि हमारे पास कितनी रजिस्ट्रेशन आएंगी। तो आप में से जो भी ख्वाहिशमंद थे वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि 18 जून जो तारीख है, इस लेक्चर के बाद 18 जून को हम स्टार्ट कर देंगे अपना सेकंड लेक्चर, यानी कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए है। तो लेकिन रजिस्ट्रेशन हम बंद कर देंगे फ़ौरन। अगर हमें लगा कि अब ओवरवेलमिंग हो रहा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंटोर्स हमें सबको असाइन करने, तो उसके हिसाब से हमें फैसला करना होता है। ठीक है, सो अभी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से ऑन हो गई होगी, सिर्फ 5000 फी है, उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना, आपको फिर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो जितनी जल्दी हो सके अपनी इस स्लॉट को कंप्लीट कर लें। आज 15 जून है, 16, 17, 18 को क्लास शुरू होगी, लेकिन हो सकता है हम कल रजिस्ट्रेशन ऑफ कर दें, या हो सकता है हम परसों ऑफ कर दें। जैसे ही हमारे स्लॉट्स कंप्लीट हुए, हमें लगा कि बस अब हम इतने ही स्टूडेंट्स ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। तो इस बात का अपने ख्याल रखना है, तो बाद में हमसे शिकायत नहीं करिएगा कि आपने वो कर दिया। इनरोल करने के लिए आपके ग्रुप्स में जो है अभी वो आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, शायद हमारा चीफ एम्बेसडर आपको भेजने वाला हो। हसन, आप इनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ग्रुप में भेज दें, थोड़ी देर में वो भेज देंगे आपके ग्रुप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो फिर आप ऑनलाइन रहें, और अभी आप चाहें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। What will be able to do after 1 month? You will become an independent researcher after 1 ऑल month. राइट सर, मौसम ओके, सही है। सो आप जो हैं 1 मंथ के बाद जो है इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो जाएंगे। वेयर डू यू गाइस पब्लिश द रिसर्च? पब्लिश इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होगी यकीनी तौर पर, जैसे एल्सफेयर है, सेज है, स्प्रिंगर नेचर है, फ्रांसिस एंड टेलर है। इनमें से कोई भी पब्लिशर में पब्लिश करेंगे, और फिक्र नहीं करेंगे, वो सारे इंटरनेशनल जर्नल्स होंगे। पाकिस्तानी जर्नल्स में पब्लिश नहीं करते हैं, सारे इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं। वेयर डू यू रिसर्च? विल वी डू रिसर्च? यस, यू विल डू रिसर्च इन द ग्रुप। आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया, ये तमाम ग्रुप्स ही तो हैं। ये जो आप देख रहे हैं 7 ग्रुप्स हैं, ये देखें लिखा हुआ है ना यहाँ पर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। ये देखें ग्रुप 7 में हीरा नबी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से ये ग्रुप खत्म हुआ।
ग्रुप 8 शुरू हो गया, फिर ये ग्रुप 8 खत्म तो ग्रुप 9 शुरू, इस तरीके से ये पूरे ग्रुप जाते जा रहे हैं। फिर हमारी स्पेशलिटीज़ भी अलग अलग की हुई है मैंने हम लोगों ने, जैसे इंटरनल मेडिसिन में जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ कर सकते हैं, जो सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर कर सकते हैं, जो आई गेस कॉरिक था हमारे पास, साइकेट्री भी था, साइकेट्री कहाँ गई, हाँ ये साइकेट्री, तो साइकेट्री के स्टूडेंट्स कम थे लेकिन बहरहाल हमने बना दिया था, ये एक साइकेट्री का ग्रुप भी बना हुआ था, एक बने थे या दो बने थे, एक ग्रुप था बस, सेक्रेटरी का भी एक ग्रुप था और वो जो है काम कर रहा था, और आई गेस उनकी पब्लिकेशन भी हो चुकी होगी अब तक, अब यहाँ नकदी के अंडर में था, ये ग्रुप भी अच्छा खासा आगे बढ़ चुका था। बहरहाल तो इस तरह से ग्रुप्स में काम होंगे, ठीक है। हाउ कैन वी इंगेज, लाइक व्हाट अबाउट नैरेटिव रिव्यूज़, नैरेटिव रिव्यूज़ भी हम सिखाएंगे, वो इस सेशन के एंड में ही होगा। कोई ग्रुप डिस्काउंट्स नहीं है हमारे पास कोई भी, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, चलिए मैं जल्दी रेलिवेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ। बाकी सारे people in one group, 7 people, please let us, can we all do it one first trial? Yes yes, आप पहली बारी में पब्लिश कर देंगे, टेंशन नहीं लें। लाइक फॉर दोस्त डिडंट अटेंड द बेसिक वन, नहीं आप बेसिक अगर आपने अटेंड ना किया हो तब भी आप पहली बारी में पब्लिश कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। ये तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास पहले मौजूद थे उनमें से अक्सर ने बेसिक नहीं लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पब्लिश कर लिया। लेकिन बहरहाल बेसिक लेना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से हो जाए। बहरहाल चले अब हम ये डिस्कशन खत्म कर रहे हैं, आसान भी हो रही है, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वेंसडे या थर्सडे को रजिस्ट्रेशन के बाद। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।